इस तमाम तनाजुर में जो हैपनिंग्स इस वक्त हो रही हैं, मुख्तलिफ हम ट्वीट्स देख रहे हैं, एक्सपोस्ट देख रहे हैं, मुख्तलिफ ऐलानात देख रहे हैं, जिससे ये रास्ता बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि जो एक तवील तरीन कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कोई 47 साल कॉन्फ्लिक्ट है, जब इसमें पाकिस्तान मीडिएटर के रोल में सामने आया है कि रोल प्ले कर रहा है, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे नताइज आना शुरू हो गए हैं। जमील अहमद खान साहब भी इस तनाजुर में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तलत साहब, आपसे शुरू करते हैं इस सेगमेंट का आगाज़, क्योंकि हम सवाल छोड़कर गए थे कि ये जो इम्पोर्टेंट विजिट है फील्ड मार्शल का ईरान में, और एक ऐसी सरजमीन के जहाँ पर दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त जाना नहीं चाहता, उनकी फ़ज़ाओं में किसी भी वक्त इजरायली जो जेट्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, उनके जो अपने लोग हैं वो अंडरग्राउंड हैं, उनकी सिक्योरिटी को ख़तरात लायक हैं, 86 के करीब उनकी जो मेन लीडरशिप है उनको एलिमिनेट किया जा चुका है, वहाँ पर फील्ड मार्शल मौजूद हैं, 3 दिन से मौजूद हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट। आपने ये जो तमाम बयानी के अंदर जो जोर दिया ना 3 दिन के ऊपर, ये इस तमाम कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अमूमन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट किसी दूसरे काम के लिए किसी भी मुल्क के अंदर इतने तवील मुद्दत के लिए ठहरा हो, और ये हेड ऑफ स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, जो सीनियर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, 3 दिन से वहां पर मौजूद है अपनी पूरी टीम के साथ। तो आप इमेजिन कर सकती होंगी कि, और इसमें पाकिस्तान का बराह रास्त कोई इशू भी नहीं है, पाकिस्तान की ट्रेड डील तो नहीं निगोशिएट कर रहे, पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट भी नहीं निगोशिएट कर रहे, सऊदी अरब जिसके साथ पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया वहां पर 3 दिन ठहरे, वहां पर भी टच डाउन करके वापस आ जाते हैं। तो आप अंदाजा करें कि 3 दिन से पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इंटीरियर मिनिस्टर के साथ और अपनी तमाम अहम तरीन टीम के साथ, जिसके अंदर DGI भी मौजूद है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो ईरान में मौजूद है। तो ईरान में मौजूद वो तमाम उनके लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें? नहीं। जिसे मैंने आपको खबर दी ना, जिसके अंदर कहा गया था कि मरहलावार नुक्ता ब नुक्ता मामला तय हो रहे हैं, तो ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रिकंसाइल हो गया। अच्छा, अब जो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट क्यों कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट इस वजह से कर रहा है कि उसको जो ही किसी जगह पर एग्रीमेंट नजर आता है कि नुक्ता तय हो गया, बस चलो डील करो। अच्छा, अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं जो कैली मेयर है, इन्होंने रिपोर्टर हैं, इन्होंने कहा जी कि मैंने अमेरिका के सदर से बात की बराह रास्त, और मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि क्या ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी को खत्म करने का वादा कर लिया है? उसने कहा जी कर लिया है। उन्होंने कहा जी कि इनरिच करना मुकम्मल खत्म हो गया? उसने कहा जी खत्म कर दिया। क्या आप हैरान हुए? उसने कहा कि मैं हैरान नहीं हुआ, तुम हैरान हुए? नहीं। क्या उन्होंने और चीजों पर एग्री किया? दे हैव एग्रीड टू एवरीथिंग। तो आपका क्या ख्याल है कि ये एग्रीमेंट जो कैसे हो रहा है, क्या उसको ख्वाब आ रहा है? नहीं, ये मुकम्मल एक कम्युनिकेशन है। और फिर ये बड़ा सवाल है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान अफराद के जरिए तो कम्युनिकेशन हो सकता है, ममालिक के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? अमेरिका का सदर क्या ईरान के साथ ईरान की लाइन के ऊपर बात करेगा? ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करेंगे? नहीं। अगर आर्मी चीफ के जरिए बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या है? जहाज तो नहीं उड़ रहे, लोग तो नहीं जा रहे, तो क्या अमेरिकी डेफकॉम वहां पर मौजूद है जिसके जरिए वो बात कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, वो एक बड़ी मशहूर मूवी थी जिसके अंदर एक टॉर्नेडो को वो फॉलो करते हैं, फिर आखिर में आके देखते हैं टॉर्नेडो के अंदर हो क्या रहा है। वो टॉर्नेडो को नीचे से देखते हैं और टॉर्नेडो उनको नजर आता है। ही इज एक्चुअली सिटिंग देयर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, रियली चेंजिंग द स्टॉर्म। तो मेरे ख्याल में सबसे सिग्निफिकेंट जो स्टोरी है कि आर्मी चीफ की वहां पर मौजूदगी और उनका नुक्ता ब नुक्ता प्रोग्रेस को रजिस्टर करवाना। बिल्कुल ठीक। वैसे जो आप ट्वीट पढ़ रहे थे जिस वक्त मैं वो देख रही थी, तो मैं ये सोच रही थी, क्योंकि आखिर में उन्होंने थैंक यू एंड एंडेड अप द कॉल भी लिखा है, तो मैं ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 37 मिनट्स के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर रहे हो और फिर आगे की बात कर रहे हो। आप दोनों जो डिप्लोमेटिक मामलात हैं इसको बहुत गौर से देख रहे हो। तो पहले जमील साहब आपका कॉमेंट शामिल करते हैं, फिर दोबारा आप दोनों की तरफ आती हूँ। हम जो सिफारती माहौल देखते हैं या जो सिफारती ताल्लुकात देखते हैं, तो उसके भी 3 लेयर्स होती हैं। अगर आप सबसे निचली लेयर को देखते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि आप पैगाम रसानी कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, या अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, एक्स पोस्ट की चीज़ें आ रही हैं।
सेकंड लेवल अगर आप देखते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि मुशीर वगैरह जा रहे हों और वो और डिप्लोमेसी कर रहे हों, वो सिफारती ताल्लुकात के लिए काम कर रहे हों, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है कि जो इस वक्त फील्ड मार्शल ईरान में पहुंचे हुए हैं, और ये वो एतमाद का वो लेवल होता है कि इन पर्सन आप वहां पर मौजूद हैं और एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं। तो इसकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो इस वक्त हो रही है, जिसके रिजल्ट्स भी फिर हमें दिख रहे हैं जमील साहब। इसमें सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो ये देखना है कि ट्रस्ट का गैप कितना था, क्योंकि ईरान का ट्रस्ट का गैप, ईरान को ट्रस्ट करना किसी भी शख्स पर जो कि मीडिएट करा रहा है, या उस मीडिएशन पर, या जो उसका दूसरा फरीक है जिसके साथ जंग चल रही है वो अमेरिका है, उस पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोई तो भारी भरकम शख्सियत, कोई तो भारी भरकम मुल्क होना था ना। तो पाकिस्तान ने जिस तरह अपना कद काठ बढ़ाया, पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी ट्रेजेक्टरी बढ़ाई, पाकिस्तान ने जिस तरह अपना इमेज इंप्रूव किया मार्का हक और उसके दरमियान और उसके बाद से, तो पहला स्टेप तो यह है, पाकिस्तानियों ने देखा, दुनिया ने देखा कि मार्का हक में पाकिस्तान का प्रोफाइल और मार्का हक ने पाकिस्तान का प्रोफाइल बहुत बढ़ाया। और मार्का हक के साथ हमारी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक संगम हुआ, हम आहंगी हुई, और दोनों ने तंदही के साथ, जिस तंदही के साथ मैंने देखा है, जिस एडवांसमेंट के साथ मैंने देखा है, ये इससे पहले मुझे नजर नहीं आया। और उस तरीके से वो इन टैंडम दे हैव रियली बीन टेकिंग इट अप, और इट वाज इन मल्टी डायरेक्शन एंड इट वाज मल्टी लेयर डिप्लोमेसी जो उन्होंने की। अब सीडीएफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर साहब का वहां 3 दिन का रहना, देखिए मिलिट्री के हमारे तमाम अटैची भी होते हैं, जब मैं भी जहां जहां सफीर रहा हूँ 3 मुल्कों में, वहां मिलिट्री अटैची भी होते थे, और उनके पास एक सिक्योर सिस्टम होता है पैगाम रसानी का। अभी बात हो रही थी, तो जब वो सीडीएफ वहां है, उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर से, और स्टेक होल्डर कौन है? अमेरिका है। और अमेरिका की जब तक बात उनको पहुंचा के, उनकी बात लेके शामिल करके दोबारा ईरानियों को कॉन्फिडेंस न दिया जाता, तो ये रिकैलिब्रेशन कैसे होती? हम समझते हैं कि क्या वो 10 पॉइंट जो ईरान ने दिए और जो 15 पॉइंट अमेरिका ने दिए, क्या मनोवन उसी तरह हुआ? उस पॉइंट्स दूसरे से एक्सचेंज करने, और उसके बाद और इस स्टेज पर जबकि जेडी वैंस आए पाकिस्तान में और किया, तो उसमें बड़ी फाइन ट्यूनिंग होती रही है, और उसके बाद खदोखाल उसके तय होते रहे हैं। तभी तो जब जेडी वैंस जाने लगे, तो वो 5-5.5 मिनट की जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें एक ही नुक्ते का इजहार किया, और वो था इनरिचमेंट का बेसिकली। और वो क्यों किया, इसकी भी इस दलील है। उसकी दलील ये है कि नेतन्याहू इजराइल, चाहे वो जेसीपीओ था या उससे पहले या उसके बाद, जेसीपीओ 3 साल तक डिप्लोमेसी चली है, P5+1 ने मेहनत की है, फिर जाके ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको उर्फ आम में न्यूक्लियर रिकॉर्ड भी कहते हैं, वो तय हुआ था। और उस तय करने के दरमियान नेतन्याहू तिल मिलाते रहे, इजराइल तिल मिलाता रहा कि मत करो ये। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ज़ाहिर रद्द कर दिया, हम सारों को पता है। अब उसके बाद जाहिर है ईरान ने वो इनरिचमेंट उसका करने का उसको मौका मिल गया, उसने 60% तक 450, और यहाँ से दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। 450 किलोमीटर जो है, यही आंखों में खटक रहा, यही इजराइल के भी, और यही क्योंकि साइंसदान ये कहते हैं, और मुझे ये एजाज हासिल है, और मैं ये बताता चलूं आज आपके चैनल पर कि मैंने डॉक्टर कदीर खान के साथ डेपुटेशन पर कोई 3 साल गुजारे हैं। तो थोड़ी बहुत मुझे साइंसदानों के साथ बैठकर इसका अंदाजा हो गया है कि जब 60% इनरिचमेंट हो जाए, तो साइंसदान कहते हैं कि हफ्तों में उसको लेके जाया जा सकता है। तो चले, ये एक दूसरी मौजू शुरू हो जाता है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का फील्ड मार्शल आसिम मनीर का वहां होना, तय दर तय कुछ तो पिक्चर्स और कुछ तो फुटेज में आपने देख ली, उसके पसे पर्दा जो मुलाकातें हुई हैं, किस किस लेवल की हुई होंगी, उसका अंदाजा किया जा सकता है। क्या ये बगैर रहबर के अप्रूवल के हो सकता था? नहीं हो सकता था। उस अप्रूवल में कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे, कितनी कोशिश करनी पड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जहाज में हेलीकॉप्टर में सवार होते
आपकी इजाजत से एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, मैं बगैर किसी और बात के डायरेक्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो अभी एनरिचमेंट के हवाले से बात हो रही है, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा और साथ साथ ये भी कि ये जो 2015 वाले मुआहदे का तस्करा हो रहा है, तो उस मुआहदे में तो बाकी मुल्क भी शामिल थे, तो क्या अगर ये वाली किसी डील की तरफ जाते हैं, जो कि पहले ऐसा लग रहा है कि शायद एक एमओयू की तरफ बात जाएगी और फिर उसके बाद कोई फाइनल डील हो जाती है, क्या इसमें भी दीगर ममालिक शामिल होंगे आपको लगता है, या फिर ये जो जहां तक बात है ये यहीं तक रहेगी? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहबा, आपने इनवाइट किया। 2015 में जो आप डील कह रही हैं वो डील डेफिनेटली बहुत सारे ममालिक वेल विशर भी थे, खैर खा भी थे, शामिल भी थे। सिर्फ एक मुल्क को पसंद नहीं आई थी, उसने क्रिटिसाइज किया था, वो था इजराइल। और 2015 में, और ये प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे हुई थी। आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करते चले, 3 साल बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने रिवोक कर दिया और इस एग्रीमेंट को नहीं माना। 18 में और बहुत 18 में जी, और बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन और इंक्लूडिंग यूके जो तमाम ममालिक थे, उन्होंने बड़ी हैरानगी अफसोस का इजहार किया था। और इस डील को कैंसिल करने में या बंडन करने में सिर्फ अगेन एक ही मुल्क ने सेलिब्रेट किया था और कहा था ये बहुत जबरदस्त फैसला है, वो इजराइल था। तो ये ईरान की बात तो अब आई है। इजराइल 2015 से लेके 2018 से लेके वो ऑब्वियसली शो स्पॉइलर रहा है, और ऑब्वियसली उसके स्टेक सबसे ज्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज्यादा रहे हैं। न्यूक्लियर तो अपनी जगह है ही है, बिकॉज वो चाहता था कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील कर लेता है और मिसाइल्स को नहीं एड्रेस किया जाता तो फिर उसके काम की ऐसा कोई पीस एग्रीमेंट नहीं है और इस तरह की कोई न्यूक्लियर डील कोई डील नहीं है अगर उसके बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एड्रेस नहीं किया जाता। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इजराइल को न्यूक्लियर से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से इसलिए थ्रेट है कि वो समझता है कि अगर वेपन बन जाए और अगर वो बॉम्ब बना भी लें ईरानियंस, तो उसने अपने मुल्क तो सिर्फ टेस्ट करना होता है, बाकी तो आपने दूसरे मुल्क पे ड्रॉप करना होता है, खुदा ना खासा जब भी कोई ऐसा मौका आए, तो इसलिए आप तैयार करते हैं। तो इजराइल को सबसे ज्यादा थ्रेट ही यही है कि अगर ये वेपन बन गया, जब तक इजराइल के खिलाफ ईरान के पास ऐसा डिलीवरी मैकेनिज्म रहा तो इजराइल के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट रहेगी। आई थिंक उसकी टॉप प्रायोरिटी मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले है और न्यूक्लियर सेल्फ प्रोलिफरेशन बाद में। बिल्कुल ठीक। तलत साहब, अभी जो होने जा रहा है, जिस तरह से हमने वो JCPOA का तस्करा यहाँ पे निकल गया, तो जब बाइडेन आए तो उन्होंने फिर दोबारा इसको रिज्यूम भी तो नहीं किया ना, जब डोनाल्ड ट्रंप निकल गए थे इससे, तो फिर उसके बाद ईरान ने भी उस तरह से मामले कंप्लायंस के काफी इश्यूज थे बीच में। अगरचे ईरान NPT का सिग्नेटरी भी है, उसने रेटिफाई भी किया है फरवरी 1970 में, लेकिन उसके बाद भी जब AI के साथ उनका हुआ मामला तो कंप्लायंस के इश्यूज रहे। इस मुआहदे के अंदर भी जो एतराज़ात किए जाते थे कि जो कमिटमेंट्स दी थी ईरान ने वो सही तरीके से तय नहीं हुई, लेकिन ये बड़ा ही एक मुफस्सल मुआहदा था। इसके अंदर आपके सेंट्रीफ्यूजेस कितने होने हैं, एनरिचमेंट के मटेरियल को आपने कहाँ पे रखना है, एक IAEA की जमानतों के बावजूद एक और जमानत भी आपको चाहिए, कमीशन आपको एवेल्युएट करेगा, परमानेंटली वहाँ पे लोग स्टेशन होंगे, फिर आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, फिर अगर डिस्प्यूट हो गया तो उसके रिजॉल्व कैसे करना है, कमीशंस बने हुए हैं, फिर सैंक्शंस कौन कौन सी हटनी है, जिम्मेदारियों का एक गोरख धंधा था पूरा, और 126 इसके अंदर क्लॉजेस थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि इसको उठा के परे फेंक दिया था, तो अब जब वो तलाश करता है कुछ नई चीज, तो उसमें सबसे अहम चीज है मुद्दत जी। कि अगर बैरक ओबामा की तरफ से एनरिचमेंट के ऊपर 15 साल की कदगन थी, तो मैंने 15 साल से तो 3-4 साल तो ऊपर कर, तो ये इसकी बॉटम लाइन है। वरना तो वो कहेंगे कि वो क्या बुरा था जिसके अंदर आपने जिसको उठा के फेंक दिया और ये आपने नया क्यों किया। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है, अकील मलिक साहब साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम यूरेनियम ले जाएंगे और ईरान को इसके ऊपर बड़ा एतराज था। अब जो खबरें आ रही हैं या आलमी मीडिया ये बात कर रहा है कि ये जो यूरेनियम अफजूदगी है ये यहाँ से उठाकर किसी मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है, वो पाकिस्तान हो सकता है। नहीं कर सकता कि उसका जो फाइन प्रिंट है, जो एग्रीमेंट के जो कॉन्टोर्स हैं या जो उसकी निटी-ग्रिटीज हैं, उसमें क्या है कि वो कहाँ पे जाएगा, वो ईरान में रहेगा। पाकिस्तान का एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस था, और आपको याद होगा जब वजीर आजम ने भी वो बात की, वो आजकल चल भी रही है वीडियो, कि पीसफुल पर्पसेस के लिए जो है ईरान बिल्कुल अपना जो है इस मामले में कर सकता है। और यही हमारा मौक़िफ़ जो था कि पीसफुल पर्पसेस के लिए जो एनरिचमेंट है वो। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बारे में भी कहिएगा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो क्या ये पुरानी वाली पोजीशन में बहाल हो जाएगी या मुकम्मल तौर पर, अगर माइंस भी साफ हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं तो?
जी बिल्कुल, वी कैन सर्टनली से दैट, क्योंकि जिस तरह अब्बास अरागची साहब का जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनका ट्वीट है, उन्होंने उस ट्वीट में वाज़े तौर पे कहा है कि हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है खोल दी गई है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन जो रखनी है, जो जहाज़ वहाँ से नेविगेट करेंगे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से, वो कोऑर्डिनेशन रखें अपनी नेविगेशन के लिए। जो ईरान की मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, तो उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन रखें। और अभी फिलवकत तो देखें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गई, तो मेरे ख्याल से वो पोजीशन जो जंग से पहले की पोजीशन थी उस पर खासा जो है उसी पोजीशन पे वापस चले गए हैं। अच्छा जी, ये 2.0 इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरे राउंड के हवाले से जो बात हो रही है, अब जो मेरी इत्तलात हैं वो तो ये हैं कि संडे को डेलीगेशंस आएंगे, उन्हें हम रिसीव करेंगे और मंडे वाले दिन जो है वो मेन शो होगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं या क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आज आपकी इतलात काफ़ी जो है वो मुसद्दका इतलात होती हैं, हमेशा से ही हर खबर पे आपकी नज़र होती है। मैं इसको कंफर्म तो डिनाई तो नहीं करूँगा या इसकी तस्दीक या तरदीद तो नहीं करूँगा, लेकिन आज रात तक काफ़ी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, क्योंकि ये आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें उसी सिमत में जा रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। और फाइनलिटी हमारे एंड पे तो जो अगर कहें कि जो इक़दामात हैं वो हम उठा रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमने बिल्कुल जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, जो एक माहौल है वो फराहम करना, वो हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हम वक्त तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दोनों फ्री कैन ने आना है, जो यहाँ पे एक दोबारा नशिस्त होनी है, उस हवाले से उसकी फाइनल डिटेल्स अभी जो है वो स्टिल इन द वर्क्स हैं, और वो फाइनलिटी जब तक नहीं करती तब तक मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं पाकिस्तान तो फिर मसला कश्मीर पर भी बात हो सकती है, जिसकी वो पेशकश भी कर चुके हैं 2021 में सालिसी के हवाले से। मलिक साहब, देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, और सच्ची बात है कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि मसला कश्मीर जो है वो अब बहुत टाइम से जो है ताखीर का शिकार है। उनकी उमंगों के मुताबिक, जो यूएन की रेजोल्यूशंस है उसके मुताबिक उसका फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान का एक बड़ा मौक़िफ़ और वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है इस सारी सिचुएशन के ऊपर, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की